हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 14 चंद्रगहना से लौटती बेर के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। इस विजन में डैश अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने शहरीय स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से दूर प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सरसों को सियानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। यहाँ सरसों के सियानी से कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसका शरीर पतला और कमर लचीली है। वह अपने सिर पर नीले फूल लगाकर यह संदेश दे रही है कि प्रथम स्पर्श करने वाले को हृदय से अपना स्वामी मानेगी। वह सभी को प्रेम का निमंत्रण दे रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उसने हट कर रखा है कि वह अपना दिल उसे ही देगी जो उसके सिर पर रखे नीले फूल को छुएगा। दूसरा, वह चने के पौधों के बीच इस प्रकार उगाई है मानो जबरदस्ती वह सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। तीसरा, वह हवा के जोर से बार बार नीचे झुक जाती है, परंतु फिर वह नीला फूल सिर पर रखकर खड़ी हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। जलाशय के स्वच्छ पानी में दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे गोल और लंबवत चमक पैदा करती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जल में कोई गोल और लंबा चांदी का चमचमाता खंभा पड़ा हुआ है। चमक तथा आकार में समानता के कारण किरणों में खंभे की कल्पना करना कवि की सूक्ष्म कल्पना का आभास कराता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कवि ने यहाँ चने के पौधों का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है। उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। कविता की कुछ पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ पर हरे चने के पौधे का छोटे कद के मनुष्य जो कि गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे खड़ा है के रूप में मानवीकरण किया गया है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यहाँ अलसी के पौधे को हठीली और रमणीय स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ अलसी के पौधे का भी मानवीकरण किया गया है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ सरसों के पौधे को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका ब्याह होने वाला है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु को भी मानवीकरण के द्वारा जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 8th क्वेश्चन देखिए। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को संपंदित कर रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें।